हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हमें चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कवर करेंगे, मतलब वन शॉर्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या। मतलब चैप्टर का नाम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है तो उसका मीनिंग क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि वो जनरल गाइडलाइंस जो एक मैनेजर को हेल्प करती है कहीं पर भी डिसीजन लेने के लिए, कि कैसे डिसीजन लेना है पर्टिकुलर सिचुएशन में, या कैसे उसे डील करना है बिहेवियर से, मतलब कि कैसे उसको ह्यूमन बिहेवियर से डील करना है, कैसे उसको एक बिहेव करना है पर्टिकुलर सिचुएशन में। वो गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी काम को, मतलब किसी भी काम को मीन्स किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो पीपल है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है मीन्स की, चाहे मटेरियल है, मशीन है, मनी है, मेथड है, कुछ भी है, उन सबको प्रॉपर प्लान करना कि कैसे वो काम करना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और फिर कैसे उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना मतलब कि कुछ भी वेस्टफुल एक्टिविटी कुछ हो अगर, तो उन वेस्टफुल एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करना है, उन सब के बारे में हमें कौन बताता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है हमें। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक मैनेजर को क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, उनको कोऑर्डिनेशन बताते हैं कि कैसे उनको वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है, कैसे उनको ह्यूमन एफर्ट्स को लीड करना है, कि कैसे उन्हें काम करना है, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके, वो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। मीन्स अगर हमारी कंपनी टारगेट लेके चली है कि हमें इस साल 100 करोड़ से सेल इंक्रीज़ करनी है, तो 100 करोड़ से सेल बढ़ानी है, वो एक ऑब्जेक्टिव हो गया। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, वो प्रिंसिपल सिद्धांत बताता है कि कैसे एक मैनेजर को वर्कर से काम करवाना है, कैसे एक मैनेजर को अपनी मैनेजमेंट अच्छे से संभालनी है, कैसे एक मैनेजर को जो ऑब्जेक्टिव है अच्छे से फुलफिल करना है। तो वो गाइडलाइंस जो एक मैनेजर को फॉलो करनी होती है जब भी वो कोई कंपनी में काम करता है, जब भी वो किसी वर्कर से काम करवाना चाहता है, तो ये सभी प्रिंसिपल्स उसको फॉलो करने होते हैं, और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वो इजीली ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकता है। अब बात करते हैं कि नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन कहीं से भी बने, क्वेश्चन हो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर, तीनों में एक ही आंसर आएगा आपका। फर्स्ट नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल मतलब कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे संसार में, ठीक है, और एप्लीकेशन मतलब कि अप्लाई होना। तो जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सल इन नेचर है, मतलब इनका नेचर कैसा है? यूनिवर्सल है, मतलब इनको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। चाहे अगर हम बात करें कि हम अपने ऑफिस में, या चाहे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटी है बड़ी है, हर चीज़ में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उनको अप्लाई करने का जो मेथड है वो अलग रहेगा, बट ये अप्लाई हर जगह हो सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब कि काम बांट के करो, मतलब अगर हमने ए वर्कर को कुछ काम दिया है तो उस वर्कर को वही काम दे बार बार, ताकि वो उस काम में क्या हो जाए? स्पेशलाइज्ड हो जाए, उस वो काम में विशिष्ट हो जाए, वो उस काम में स्पेशल हो जाए, एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क, अब चाहे आपकी जो बिजनेस है वो छोटा है तब भी डिवीज़न ऑफ वर्क अप्लाई करेगा, डिवीज़न ऑफ लेबर काम आएगा, और बड़ी है तब भी काम आएगा। तो ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो यूनिवर्सली अप्लाइड है, वो हर जगह अप्लाई होते हैं। उनका जो रिज़ल्ट है वो वेरी करता है, कि मतलब कि छोटा होगा अगर बिज़नेस तो रिज़ल्ट जो है और टाइप से आएगा आपका, मतलब अलग चीज़ होगी, और बिज़नेस बड़ा होगा तो रिज़ल्ट अलग आएगा। रिज़ल्ट वेरी कर सकते हैं, बट जो उनका एप्लीकेशन है वो सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो यूनिवर्सली अप्लाइड मतलब कि जो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली हैं, वो हर जगह अप्लाई कर सकते हो आप। हर टाइप की जो आपके बिजनेस है वो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में उसको आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड आता है आपका
जनरल गाइडलाइंस, ये हमने अभी बात की है कि जो आपके मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं एक मैनेजर को कि कैसे उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते कि आप कोई चीज़ अप्लाई कर दिया और उसका तुरंत सोल्यूशन निकल के आ गया। ये प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद आपको उन चीज़ों पे प्रॉपर काम करना होता है, तब जाके वो चीज़ें सोल्यूशन में आता है। मतलब इन प्रिंसिपल्स को आप ऐसे ही ब्लाइंडली, या हम बात करें आंख बंद करके, आप इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते। आप उनको देख रेख के कि यहाँ इस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा जो हमारा गाइडलाइन है वो कौन सी गाइडलाइन काम आएगी, उन गाइडलाइन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक गाइडलाइंस हमारी कैसी हैं, जो आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। जो ये गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपके कंडीशंस कैसी है, आपके बिजनेस की कंडीशन कैसी है। जैसे कंडीशन होगी हमारी बिजनेस की, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो प्रिंसिपल अप्लाई करना होता है, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम का हो जाए। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन मतलब कि आप सबको रेम्यूनरेशन दो, फेयर दो, जिसने जितना काम दिया उसको उतना ही रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फेयर रेम्यूनरेशन की अगर हम बात करें कि मान के चलो कि हमारा ये है कि एटलीस्ट आप 20,000 पर मंथ हर वर्कर को दोगे। तो अब ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस छोटा होगा तब भी आप 20,000 पर मंथ दे रहे हो, बिजनेस बड़ा तब भी आप 20,000 पर मंथ दे रहे हो। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, आपके बिजनेस का जो नेचर है कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही साइज़ कैसा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको जो है रेम्यूनरेशन दोगे। दैट मीन ये तो है कि आप प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई करोगे, बट वो आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग उनको उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है कि आपके बिजनेस में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा। थर्ड वन इज़ फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो हमने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि मैनेजमेंट एक साइंस है, हालांकि एग्जैक्ट साइंस नहीं है बट सोशल साइंस है। सोशल साइंस भी इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ जो हमारा मैनेजमेंट है, वो जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे ही नहीं हमने रातों रात बना दिए। मतलब कि भाई हाँ, हमने सोचा कि कोई वर्कर 6 घंटे काम करेगा तो 6 घंटे का प्रिंसिपल बना दिया, ऐसा नहीं है। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो प्रॉपरली रिसर्च करके बने हुए हैं, प्रॉपरली उनको डीप उनकी स्टडी की गई है, तब वो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, और प्रॉपर एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं कि हाँ ये चीज़ अप्लाई होगी। मतलब कि पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि एक वर्कर कितना टाइम तक कंटिन्यू काम कर सकता है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि कितने रेम्यूनरेशन पे वो एक सेटिस्फाइड होता है। तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर ऑब्जर्व किए हैं उन चीज़ों को, तब जाके वो डेवलप हुए हैं। तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया है उनको डेवलप करने से पहले। ऐसे ही हम रातों रात कुछ नहीं भी बनाए हुए, ना ये हमारी कोई इच्छा पे बेस है, ना कोई हमारी पर्सनल विल पे बेस है। ये सब चीज़ें हमारी जो है ऑब्जर्वेशन पे बेस है, एक्सपेरिमेंट पे बेस है। इसी वजह से इन प्रिंसिपल्स को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं आपके प्रॉपर एक्सपेरिमेंट बेस है। कोई भी एक पर्सन के फीलिंग्स नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा कि 6 घंटे काम करना है तो 6 घंटे के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर। फोर्थ, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कि जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि फिक्स हैं। मतलब कि अगर मान के चलो कोविड से पहले सिचुएशन कुछ और थी, तो कोविड से पहले सिचुएशन अगर कुछ और थी तो वहाँ पर प्रिंसिपल्स का अप्लाई करने का नज़रिया अलग था। अभी कोविड में सिचुएशंस कुछ और थी, हालांकि कोविड में काफ़ी टाइम तक फैक्ट्रीज बंद भी रही, तब उनको अप्लाई करने का जो तरीका था वो कुछ और था। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। मतलब कि चेंज कर सकते हैं जैसे भी हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे भी हमारी कंपनी में चेंजेस लाने की ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसे, कंपनी में इस टाइम कैसे डिमांड है। जैसे अगर हम बात करें कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन दैट मीन कि सारी पावर एक के ही हाथ में, टॉप लेवल के हाथ में है, तो वो शायद उस टाइम कंपनी की रिक्वायरमेंट ऐसी ही हो कि हम टॉप लेवल के हाथ में रखें सारी पावर। और अगर ऐसा होता है कि बिजनेस एक्सपेंड हो गया तो हमें वो चीज़ें जो प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे थे सेंट्रलाइजेशन, वो हमें चेंज करके क्या करना पड़ेगा, उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपनी की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एप्लीकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो जैसे हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल में चेंज कर सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट वन इज मेनली बिहेवियरल।
मेनली बिहेवियर, दैट मीन कि जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो किस पे बेस करते हैं, वो आपके जो मेन किस पे बेस करते हैं, वो बिहेवियर पे बेस करते हैं। बिहेवियर दैट मीन कि कैसे आपको एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर से डील करना है, कैसे उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस करना दैट मीन कि कैसे उनको मोटिवेट करना है। अगर वो जो हमारे वर्कर्स हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो वो अपना अच्छा सा जो उनका वो अपना 100% दे पाएंगे, जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारी बात होती है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे टोटली किस पे बेस है, बिहेवियर पे बेस है। हालांकि बिहेवियर को मतलब उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, बट आज के हिसाब से हम उनको अप्लाई कर सकते हैं कि आज के सिचुएशन में हम कैसे उन चीज़ों को डील करें, कैसे उनके बिहेवियर को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, ठीक है। और साथ साथ जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो बताते हैं कि कैसे हम सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच के रिलेशनशिप को अच्छा करें। अगर उनका बिहेवियर अच्छा होगा, उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो उनमें दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और वो अपने आप काम करेंगे। मतलब सुपीरियर भी जो है रिस्पॉन्सिबल होगा सबॉर्डिनेट के प्रति कि उसको अच्छे से काम करवाना है, उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी है। और सबॉर्डिनेट भी जो रिस्पॉन्सिबल होगा सुपीरियर के प्रति, दैट मीन कि उसको पूरे तरीके से काम करना है, उसको अच्छे से काम करना है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि जो हमारा जितने भी प्रिंसिपल्स है वो किस पे बेस हैं, कि अगर ये प्रिंसिपल हमने इस सिचुएशन में अप्लाई किया तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है। तो मतलब कि हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अब अगर हमने ये प्रिंसिपल फॉलो कर अप्लाई किया है कि हमें जो है फेयर रेम्यूनरेशन देना है। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब कि एटलीस्ट उनकी लिविंग स्टैंडर्ड हो सके, उनका जो सब्सिस्टेंस है, जो उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनकी फुलफिल हो सके, ठीक है। अगर हम फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उनको, तो जो हमारा इसका इफेक्ट क्या होगा कि वो अच्छे से काम करेंगे, उनका वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। तो जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब अगर आप एक प्रिंसिपल फॉलो करते हो किसी सिचुएशन में तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वन इज कंटीजेंट। कंटीजेंट मतलब कि जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो कंटीजेंट है, वो पूरी तरीके से डिपेंड है आपकी बिजनेस सिचुएशन के ऊपर कि आपके बिजनेस की सिचुएशन कैसी है। अगर सिचुएशन आपकी ऐसी है कि मतलब आपको जो है प्रिंसिपल अप्लाई करना है सेंट्रलाइजेशन का, तो आप सेंट्रलाइज अप्लाई करोगे, और सिचुएशन अलग है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल जो है अप्लाई करोगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रिंसिपल अभी अप्लाई करना है, ठीक है। तो कंटीजेंट मतलब कि पूरे तरीके से आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल किस पर डिपेंड है, सिचुएशन पर डिपेंड है कि आपके बिजनेस के आपकी जो आपकी संस्था है उनके बिजनेस उसका नेचर कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, उस टाइम उसमें सिचुएशन कैसी है, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल अप्लाई करने होते हैं। ये थे नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हालांकि सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कैसे भी बन के आए, इनका आंसर सेम ही रहेगा, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट आपका आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। मतलब कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जैसे कि हमने बात की थी कि वो प्रॉपर एक्सपीरियंस पे बेस है, प्रॉपर आपके जो है ऑब्जर्वेशन पे बेस है, एक्सपेरिमेंट पर बेस है। तो जो ये आपके प्रिंसिपल्स हैं वो एक मैनेजर को इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि कैसे उनको वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में चेंज करना है। जैसे उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव, उनका एक गोल था कि उनको 100 करोड़ से, दैट मीन उनको 100 करोड़ से सेल बढ़ानी है, इंक्रीज़ करनी है। तो वो 100 करोड़ से सेल कैसे इंक्रीज़ होगी, उसको रियलिटी में चेंज करना ही क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यही सिग्निफिकेंस है। मतलब इसकी यही यही इंपॉर्टेंट है यहाँ बिजनेस के अंदर, कि वो एक मैनेजर को बताता है कि आप कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को एक रियलिटी में चेंज कर सकते हो, कैसे आप उन चीज़ों को रियल कर सकते हो, मतलब कैसे उनको अचीव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बताते हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज होंगे, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। जैसे अगर आप फॉलो कर रहे हो डिवीज़न ऑफ वर्क को फॉलो करने का मतलब ये है कि आप सबको काम बांट रहे हो, ठीक है। अब मान के चलो ए के पास ये काम आया कि मुझे सिर्फ बॉक्स को पैक ही करना है, तो वो बॉक्स पैक करने में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा।
तो वो उन चीज़ों को, रिसोर्सेज को क्या करेगा, वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो वहाँ स्पेशलाइज हो चुका है। अगर आप बॉक्स पैक करने का काम पहले ए को दे रहे हो, फिर आप वही सेम काम बी को दे रहे हो, अब ना तो ए ही एक्सपर्ट हो चुका है इस चीज़ में और ना ही बी एक्सपर्ट हो पाया है। तो यहाँ पे पहले ए ने वेस्टेज की थी रिसोर्सेज की, अब कौन वेस्ट करेगा, बी वेस्ट करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस है कि वो वेस्टेज को रोकता है, मतलब वेस्टेज को रिड्यूस करता है ताकि रिसोर्सेज क्या हो सके, प्रॉपर यूटिलाइज हो सके। थर्ड वन इज मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट मतलब कि जो आपके, जैसे भी आपकी इन्वायरमेंट में चेंज होगा, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो आपके जो प्रिंसिपल है वो चेंज किए जा सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट जैसा भी होगा, आपका बिजनेस का सिचुएशन जैसे भी होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में चेंज कर सकते हैं। मतलब आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, वो इन्वायरमेंट की ज़रूरत के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, वो फिक्स नहीं है। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मतलब कि जो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली साइंटिफिक है। साइंटिफिक दैट मीन कि वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट पर बेस है, प्रैक्टिस पर बेस है, वो कोई विल पे बेस नहीं है, कोई आपके खुद के इंटरेस्ट पर बेस नहीं है, वो प्रॉपर एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ ने बनाए हुए होते हैं वो जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि हेनरी फ्योल है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है। तो सब चीज़ें आपकी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से बनाई गई है, एक्सपेरिमेंट से बनी है, कुछ भी ऐसे हवा में नहीं बना है। दैट मतलब कि अगर आप उनके बेस पे कुछ डिसीजन लेते हो तो वो काफ़ी हद तक सही ही होगा। तो जो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैसे साइंटिफिक हैं, मतलब कि आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो और उनका रिजल्ट भी अच्छा होगा। वो साइंटिफिक तरीके से लिए गए डिसीजन है अगर आप उनके बेस पे लेते हो तो। नेक्स्ट वन इज़ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो इस चीज़ों को बताते हैं कि आपको साथ साथ आपकी जो सोशल, जो आपका सामाजिक दायित्व है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी फुलफिल करनी है। जैसे कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, मतलब कि सबको एक रेम्यूनरेशन देनी है हमें ताकि उनका जो गुजारा हो सके, ठीक है। तो ये अगर आप मान के चलो उनकी रिक्वायरमेंट अभी 20,000 पर मंथ है, 20,000 पर मंथ है और आप उनको सिर्फ 10,000 दे रहे हो, तो इसका मतलब कि आप उन जो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना मतलब कि अपने वर्कर्स के साथ अच्छा बिहेव करना, उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना, सोसाइटी में कोई हार्म ना हो। लाइक अगर आप केमिकल की फैक्ट्री लगा रहे हो तो केमिकल की फैक्ट्री ऐसे एरिया में ना हो जहाँ पे रेजिडेंस हो, ताकि आसपास के एरिया को नुकसान ना हो, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब जो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रॉपर इनक्रेज करते हैं कि एक मैनेजर को कैसे ट्रेन करना है, उसको कैसे एजुकेट हो सकता है, कैसे वो रिसर्च कर सकता है अपने बिजनेस के अंदर। जैसे जैसे वो मैनेजर मतलब ट्रेंड होता जाएगा, वो एक्सपीरियंस होगा, तो उनको उन चीज़ों को प्रॉपर अप्लाई करना आ जाएगा कि हमें अभी कौन सा जो चीज़ है वो कौन सी अप्लाई करनी होगी, क्या इस सिचुएशन में बेटर होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली एक मैनेजर को एजुकेट करने में भी हेल्प करते हैं कि कैसे हमें काम करना है। नेक्स्ट हमारा आता है फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक तो हम बेसिक ही कर रहे थे, अभी हमारे मेन आते हैं फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से और किसने दिए हैं। तो वो प्रिंसिपल्स कितने हैं, हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं और वो किसने दिए हैं, वो हेनरी फ्योल ने दिए हैं। हेनरी फ्योल जो फ्रांस से थे और एक एज ए माइनिंग इंजीनियर उन्होंने काम किया हुआ है। हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट भी कहते हैं। हेनरी फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं एक मैनेजर को कैसे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। साथ ही हेनरी फ्योल ने 5 फंक्शन दिए हैं जो हमारे 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो वो 5 फंक्शन और 14 प्रिंसिपल किसने दिए, हेनरी फ्योल ने दिए हैं। इनका जो जन्म है वो 1847 में हुआ था और 1925 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया हेनरी फ्योल के बारे में। इन्होंने 14 प्रिंसिपल और 5 फंक्शंस दिए, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि वो 14 प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से। आपका फर्स्ट प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि काम को बांट के चलना, जैसा कि हमने बात की थी। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है कि आप सिचुएशन, आप अपने वर्कर्स के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में काम को डिवाइड कर दो, ग्रुप्स में काम डिवाइड कर दो ताकि उनका जो फोकस है वो एक ही पोर्शन पे रहे।
फॉर एग्जांपल एक ए वर्कर है और एक साथ में ही बी वर्कर है, ठीक है। तो आपने ए वर्कर को काम दिया है, जैसे अगर हम कोलगेट की बात करें तो आपने एक को काम दिया है कि कोलगेट को सिर्फ पैक करना है, बी को आपने काम दिया है कि उन जो कोलगेट हमारी मतलब फाइनली टूथपेस्ट तैयार हो चुकी है उनको फिर आपने एक बड़े से बॉक्स में पैक करना है, ठीक है, मतलब कार्टून में पैक करना है। तो अभी ए को क्या काम दिया है कि कोलगेट पैक करनी है आपको अच्छे से, कोलगेट के ऊपर वाला जो बॉक्स है वो पैक करना है, ठीक है, कोलगेट के ऊपर जो कहते हैं हम जिसको, ठीक है। और बी को क्या काम दिया है कि जो आप बॉक्स तैयार हो चुके हैं कोलगेट के प्रॉपर हो चुकी हैं रेडी, उन टूथपेस्ट को एक बड़े से बॉक्स में मेंटेन करना है। बड़े से बॉक्स में मतलब कि एक बॉक्स में आपको 100 कोलगेट डालनी है, 100 कोलगेट के बॉक्स डालने हैं। और एक को आपने क्या काम दिया कि एक एक कोलगेट का बॉक्स तैयार करना है, ठीक है। तो ए को वही काम दिया गया है कि आपको एक एक कोलगेट टूथपेस्ट का बॉक्स तैयार करना है, और बी को काम दिया गया कि आपको एक बड़ा सा कार्टून में 100 कोलगेट के बॉक्स डालने हैं, वो पैकेट जो है 100 कोलगेट डालनी है, टूथपेस्ट डालनी है। तो अब ए है वो अपने काम में क्या हो जाएगा, धीरे 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 मतलब वो कंटिन्यू एक ही काम को करता रहेगा, तो वो उस काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, उस काम में वो एक्सपर्ट हो जाएगा। और बी है वो कार्टून पैक करने में एक्सपर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको वो चीज़ उसका उसी काम पे फोकस है, उसका उसी काम पे टेंशन है, तो वो उस काम में क्या हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा, उस काम में वो एक्सपर्ट हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क वही कहता है कि आप अपने वर्कर्स के बीच में काम को डिवाइड कर दो ताकि वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाए। अगर वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो अपनी वेस्टेज, वो सामान की वेस्टेज नहीं करेंगे। जैसे कि बी है, बी को प्रॉपर बॉक्स पैक करने आ गए तो वो वहाँ कोई वेस्टेज नहीं करेगा, और ए को प्रॉपर कोलगेट पैक करने आ गई तो ए है वो वहाँ कोई वेस्टेज नहीं करेगा। तो हमारे रिसोर्सेज भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे, साथ साथ कोई वेस्टेज भी नहीं होगी, और दोनों अपने अपने काम में एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। दोनों अपने अपने काम में एक्सपर्ट होंगे तो फ़ायदा ये है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा और वेस्टेज भी नहीं होगी, मतलब कि काम एफिशिएंट भी होगा और काम इफेक्टिव भी होगा। वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप एक वर्कर को एक ही काम सौंप रहे हो। अगर आप उनको अलग अलग काम सौंपोगे तो वो चीज़ें, अब मान के चलो ए है पहले कोलगेट पैक कर रहा है, फिर वही कार्टून पैक कर रहा है, अब ना तो उसको इसी काम की समझ है अच्छे से और ना उसको इसी काम की समझ अच्छे से, मतलब कभी ए कोलगेट पैक कर रहा है, कभी बी कोलगेट पैक कर रहा है, ठीक है। अब ना तो ए स्पेशलाइज्ड हुआ, ना तो ए एक्सपर्ट हुआ, और ना ही बी एक्सपर्ट हुआ, तो वेस्टेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब पहले कोलगेट पैक करने में ए ने वेस्टेज की थी, अब दोबारा कौन वेस्टेज करेगा, बी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि पहले ए ने कहाँ गलतियाँ की हुई है, ठीक है। तो अभी बेनिफिट वही रहता है जब आप अपने अपने काम को, वर्कर्स को डिवाइड करके चलते हो कि आपको ये काम करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय एक ही सुपरवाइजर से क्या करे, एक ही सुपीरियर से काम ले, ये एक ही सुपीरियर उसको काम दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ए है जो सुपीरियर है, ठीक है, और एक बी सुपीरियर है, ठीक है। इसके अंडर कोई हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, मान के चलो एक पी काम करता है और एक एन वर्कर काम करता है और एक वी वर्कर काम करता है, ठीक है। इस पी वर्कर को पहले ए ने कुछ काम दिया, मतलब आपको 1 घंटे में 10 यूनिट बनानी है फॉर एग्जांपल, साथ साथ उसको बी ने भी काम दे दिया कि ए ने काम दिया कि आपको सी मटेरियल से सामान बनाना है, बी ने उसको काम दिया कि आपको डी मटेरियल से सामान बनाना है। तो यहाँ पे जो पी है वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे कौन सा काम करना है, मतलब मैं कौन से सुपरवाइजर का ऑर्डर मानूँ, मैं ए का ऑर्डर मानूँ या मैं बी का ऑर्डर मानूँ, यहाँ पे वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक एम्प्लॉय को एक टाइम पर एक ही सुपीरियर या एक ही सुपरवाइजर ऑर्डर दे, मतलब पी है उसको या तो सिर्फ ए से ऑर्डर मिले एक टाइम पे, और ए का होने के बाद फिर उसको बी से ऑर्डर मिले, तब भी वो काम कर पाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाएगा। अब पी है, मान के चलो वी है ये, अब बी ने वी को ऑर्डर दिया कि आप 10 यूनिट बनाओ, तो वी के पास कोई और ऑर्डर नहीं है, वो एक ही बॉस का ऑर्डर मान सकता है, वो एक ही सुपरवाइज़र का ऑर्डर मान सकता है, क्योंकि उसके पास कोई और फिलहाल ऑर्डर नहीं है। अगर उसके पास भी ऑर्डर हो जाए 2 या 3 तो वो हो जाए कंफ्यूज, उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि मैं किसका काम करूँगी। ना तो वो प्रॉपर ए के काम में ध्यान रख पाएगा और ना ही प्रॉपर वो बी के काम में ध्यान रख पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक एम्प्लॉय को एक टाइम पर एक ही सुपरवाइज़र से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि वो काम अपना अच्छे से कर सके, उसका उसी काम पे फोकस हो और वो उसकी एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज हो। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मतलब कि जो आपके सुबॉर्डिनेट्स हैं वो कहते हैं कि आपको ओबीडेंट रहना चाहिए अपने सीनियर्स के प्रति। सीनियर्स के प्रति ओबीडेंट रहने का मतलब ये है
कि आप प्रॉपर अपने जो आपका जो बिजनेस है उसके जो रूल्स है उसके जो पॉलिसीज है उनको प्रॉपर फॉलो करो, क्योंकि अगर आप उनको प्रॉपर फॉलो करते हो तो आप इजीली अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाओगे। मतलब कि जो उसके रूल्स रेगुलेशन है उसको पूरी तरीके से फॉलो करना प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बताता है। जैसे कि एक डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि हमें डिसिप्लिन क्रिएट रखना है अपने पूरे बिजनेस के अंदर, ताकि किसी वर्कर को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उनको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि मुझे काम कौन सा करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मतलब कि हमें जो रूल्स बनाए हुए हैं बिजनेस के अंदर कि आपको ये काम करना है, ए को ये काम करना है, बी को ये काम करना है, या सी को वो काम कर कोई भी काम करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जिसको जितना जितना काम दिया गया है, जो रूल्स बने हुए हैं, जैसा कि आपकी बिजनेस चाहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना चाहिए, उसी उन्हीं रूल्स को आपको मानना चाहिए, ताकि जो आपकी बिजनेस है वो अच्छे से अचीव हो सके, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो सके। डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है कहीं पर भी। अगर मान के चलो स्कूल की अगर हम बात करें, स्कूल में भी डिसिप्लिन है कि अगर आपको हर रोज़ यूनिफॉर्म डाल के आनी है, हर रोज़ आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर वो डिसिप्लिन ना हो, अगर वो चीज़ें रूल्स ना हो, तो कोई भी काम फुलफिल नहीं होगा, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा अगर वो डिसिप्लिन ही ना हो। ठीक है, तो वैसे ही सेम कंपनी के अंदर भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए वर्कर्स को, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी दैट मीन, अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि पावर टू टेक डिसीजन, कि हमें एक सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है या हम डिसीजन ले सकते हैं, वो होती है हमारी पावर, वो होती है हमारी अथॉरिटी। जैसे कि अगर मान के चलो कि एक डिपार्टमेंट मैनेजर है, उसको कोई सामान रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो अपनी इच्छा से डिसीजन ले सकते हैं कि मैं ये सामान मंगवा लूँ, तो वो हो गया अथॉरिटी, कि वो अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ निर्णय, कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। ऑब्लिगेशन मतलब कि वो काम कंप्लीट करके देने की जवाबदेही उसकी होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो काम कंप्लीट करके उसको जवाब देने आगे, वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि अब मान के चलो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसने हमारे डिपार्टमेंटल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को एक काम दिया है कि आपको एक मंथ के अंदर अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कम से कम भी 1000 यूनिट का जो है, कम से कम सिर्फ 1000 यूनिट की सेल ही बढ़ानी है। ठीक है, 1000 यूनिट की सेल बढ़ानी है, तो वो एक मंथ का उनका वो अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने काम को, अपनी जॉब को कंप्लीट करके आगे जवाब दे। मतलब कि मिडिल लेवल यहाँ पर मिडिल लेवल के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप लेवल के साइड से उसको वो चीज़ें पूरी करनी है। ठीक है, बट वो प्रिंसिपल अब कहता है क्या, प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को सिर्फ अथॉरिटी दे रहे हो और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो, तो उसका जो बिहेवियर है वो इररिस्पॉन्सिबल, मतलब कि वो चीज़ों को काम नहीं करेगा, उसके एफिशिएंसी बिल्कुल वो काम ही नहीं करेगा, सीधी सी बात। ठीक है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसने क्या दिया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये अथॉरिटी दे दी कि भाई आप जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो अपने अकॉर्डिंग सामान मंगवा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बट टॉप लेवल ने कोई टारगेट, कोई काम मिडिल लेवल को नहीं दिया कि आपको ये टारगेट पूरा करना है या फिर ये काम पूरा करना है। तो यहाँ पे मिडिल लेवल उन पावर्स का क्या करेगा, मिसयूज़ करेगा, अपने बिहेवियर को इररिस्पॉन्सिबल बना लेगा, मतलब कि किसी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके पास सिर्फ पावर्स हैं, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, सिंपल एग्जांपल है, अगर हम स्कूल में मॉनिटर के पास सिर्फ अथॉरिटी होगी, वो किसी बच्चे को पनिश कर सकते हैं अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये चीज़ें आपको करनी है, मतलब क्लास चुप रहनी चाहिए, सिर्फ पावर है कि आप पनिश कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मॉनिटर है वो अपने बिहेवियर को इररिस्पॉन्सिबल, मतलब कि वो मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देगा सबके साथ और वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करेगा। ठीक है, तो ये मतलब कि आपको अथॉरिटी, अगर आप सारी अथॉरिटी दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो तो वो भी गलत है। अगर आप ऐसा करते हो कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अथॉरिटी ना दो, जैसे कि मान के चलो मॉनिटर को आपने बोल दिया कि क्लास चुप रहना चाहिए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी कि आप किसी को पनिश कर सकते हो, आप किसी का नाम लिख सकते हो, जो भी है, मतलब कि अथॉरिटी उसके पास है नहीं, उसके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव, मतलब वो काम ही नहीं कर पाएगा। अब मान के चलो कि वो मॉनिटर है ना, वो किसी को पनिश कर सकता, ना वो किसी के नाम लिख सकता, तो किस बेस पे वो जो है बच्चों को चुप कराएगा, मतलब वो पर्सन इनइफेक्टिव हो जाएगा, उसका वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो वो काम सिर्फ तभी कर पाएगा जब उसके पास अथॉरिटीज़ भी होंगे, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। ना तो क्या है, आपकी अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से,
और ना ही आपकी ना तो अथॉरिटी ज़्यादा हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो अथॉरिटी से। दोनों ही सिचुएशन आपकी गलत है, क्योंकि अगर ये वाला पोर्शन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं अथॉरिटी से तो वो पर्सन काम ही नहीं कर पाएगा, और अथॉरिटीज़ ज़्यादा हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो अच्छे से काम ही नहीं करेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है अथॉरिटीज से तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई पावर तो है नहीं। दैट मीन कि अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हों, दोनों इक्वल हो, मतलब दे मस्ट गो हैंड इन हैंड, वो साथ साथ चलने चाहिए, दोनों के बीच में क्या प्रॉपर बैलेंस हो, ना तो अथॉरिटी ज़्यादा हो और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो। अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए, उनको उतनी ही अथॉरिटी मिले जितनी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दोनों एक साथ चलने चाहिए। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप बिजनेस में ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उन सभी एक्टिविटीज़ का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब उन एक्टिविटीज़ को इस तरीके से डायरेक्ट किया जाए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। मतलब यूनिटी मतलब कि सेम एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे कि हमारी कंपनी का जो टारगेट था वो ये था कि हमें अब की बार 100 करोड़ से सेल बढ़ानी है, ठीक है। अब ये हुआ 100 करोड़ से सेल बढ़ानी है, तो मान के चलो जो हमारा डिपार्टमेंटल मैनेजर है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा आता है, जैसे कि हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स मैनेजर है, हमारा फाइनेंस मैनेजर है, या जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो सभी के सभी हमारे जो मैनेजर हैं वो ऐसे हो कि उनकी एक्टिविटीज़ एक ही डायरेक्शन में जाएं। मतलब कि पी भी वही चाहता है कि मेरे को 100 करोड़ सेल बढ़ानी है, एस भी वही चाहता है, मतलब कि सेल्स डिपार्टमेंट वही चाहता है, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का उद्देश्य भी वही है कि 100 करोड़ सेल बढ़ाए, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी ऑब्जेक्टिव वही है। तो सबके डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सबके डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सभी के सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर उसी डायरेक्शन में एक्टिविटीज़ करें, उसी डायरेक्शन में काम करें, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सके, अचीव हो सके। अगर मान के चलो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं अपना ही प्रॉफिट करूँ, मतलब वो उनकी डायरेक्शन कुछ अलग ही है, सेल्स डिपार्टमेंट अपनी डायरेक्शन अलग में जा रहा है, ठीक है, और जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि मैं अपना ही प्रॉफिट कमा लूँ, हमारा मार्केटिंग मैनेजर चाहता है कि मैं अपने प्रॉफिट में रहूँ हमेशा, तो जो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, फुलफिल नहीं होगा। मतलब सबकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम, सभी एक ही डायरेक्शन में काम करें ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सके, फुलफिल हो सके। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबके रिगार्डिंग एक ही प्लान यूज़ हो, सबका प्लान एक ही हो कि हमें ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, और सभी को हम डायरेक्ट भी एक ही लीडर करें, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सबको करता है लीड, ताकि ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो सके। तो सीधी सी बात, सबका डायरेक्शन क्या हो, हमारी सेम हो। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों काफ़ी हद तक सेम ही बात करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक सुबॉर्डिनेट को एक टाइम पर एक ही बॉस ऑर्डर दें, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करता है कि एक सुबॉर्डिनेट, एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर दें। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि यहाँ पे वो एक ही बात नहीं करता, वो पूरे ग्रुप की बात करता है, पूरी हमारी बिजनेस की बात करता है कि पूरे बिजनेस का एक ही प्लान हो, पूरे बिजनेस को लीड करने वाला एक हो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक वर्कर को एक ही बॉस ऑर्डर दे, ठीक है। और यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा है कि सभी वर्कर्स को, पूरे बिजनेस को सिर्फ एक ही पर्सन है वो लीड करे, एक हेड हो हमारा, लाइक ए हेड हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, और एक ही उसका प्लान हो, उसी प्लान के अकॉर्डिंग सभी एक्टिविटीज़ हो, उसी प्लान के अकॉर्डिंग हमारे सारे ग्रुप वर्क करें। तो यूनिटी ऑफ कमांड है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बारे में बात करता है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपके पूरे बिजनेस के बारे में बात करता है। दूसरी बात, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि डुअल सुबॉर्डिनेशन ना हो, जैसे कि यहाँ पे ए है, ए को पी ने भी काम दे दिया और ए को एन ने भी काम दे दिया, तो यहाँ पे ए हो गया कंफ्यूज कि मैं किसका काम करूँ, ठीक है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपकी ओवरलैपिंग दैट मीन जो एक्टिविटीज़ दोबारा हो रही है उनको ख़त्म करता है। जैसे अब हमें पता है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट को पता है कि मुझे सिर्फ सेल पर ध्यान देना है, ठीक है, और परचेज़ वाले को पता है कि मुझे सिर्फ परचेज़ का ही काम संभालना है, तो दोनों की एक्टिविटीज़ डिवाइड हैं, वो उन सबका प्लान एक ही है। तो सेल वाला काम है वो ऐसा नहीं है कि परचेज मतलब कोई मान के चलो परचेज मैनेजर डिपार्टमेंट, उसमें कोई
एन वर्कर काम करता है, उसका मतलब एन से नाम है परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, और जो एस डिपार्टमेंट मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसका बी से नाम है। तो ऐसा ना हो कि एन बी परचेज ही करके लेके आए सामान को, रॉ मटेरियल को, और बी भी परचेज कर लाए। एक्टिविटीज़ क्या ओवरलैप ना हो, दोबारा यूज़ ना, मतलब दोबारा उनको हम ना करें। उन ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ को कौन रोकता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि उनको पता है कि एन को सिर्फ परचेज करना है और बी को सिर्फ सेल करना है। तो वो एक्टिविटीज़ डिवाइड हैं, सबका प्लान एक ही है, तो वो एक्टिविटीज़ क्या होती है? ओवरलैप नहीं होती, वो चीज़ें सेम बार बार रिपीट नहीं होती, वो चीज़ें अपनी अलग अलग हैं, सभी अपने अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सुबॉर्डिनेशन मतलब कि लेके चलते हैं हम यहाँ पे कि हमें यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे काम नहीं करना है, हमें यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट पे काम करना है। मतलब कि पूरी कंपनी का जो पूरी कंपनी है उसको एक ही डायरेक्शन में काम करना है, उसको एक ही इंटरेस्ट से काम करना है। वो इंटरेस्ट किसका होना चाहिए? कंपनी का, कि ओवरऑल हम कंपनी का फ़ायदा देखना है, हमें यहाँ पर पर्सनल फ़ायदा नहीं देखना है, ठीक है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है कि एक मैनेजर है, वो मैनेजर को रॉ मटेरियल परचेज करना है, मान के चलो उसका फर्नीचर का बिजनेस है और उसको रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो वो यहाँ पे क्या करता है कि रॉ मटेरियल किससे परचेज कर लेता है? वो रॉ मटेरियल जाता है परचेज करने के लिए अपने सन के पास, कि उसका सन का बिजनेस इस चीज़ का कि वो फर्नीचर का रॉ मटेरियल सेल करता है। तो वो अपने सन के पास जाता है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। क्यों जाता है? क्यों वो चाहता है कि मैं अपने सन से, अपने बेटे से वही रॉ मटेरियल ज़्यादा प्राइस पे परचेज कर लूँ, ताकि मेरे बेटे का बेनिफिट हो जाए, मेरे सन का बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पे वो जो फादर है, यहाँ पे जो वो मैनेजर है, वो किसका बेनिफिट देख रहा है? सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब कि मेरा बेटे का बेनिफिट कैसा हो, मेरा बेनिफिट कैसा हो, वो ओवरऑल कंपनी को यहाँ पे नहीं देख रहा। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें कंपनी के अंदर किसको फॉलो करना है? पूरे के पूरे हमारे कंपनी का जो इंटरेस्ट है, जो हमारे कंपनी का फ़ायदा है, उसको देख रहे हैं, ना कि हमारे पर्सनल फ़ायदे को देख रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर मैनेजर ने गलती की है कि वो अपना पर्सनली इंटरेस्ट देखे, पर्सनल फ़ायदा देखे अपने बेटे से सामान परचेज कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल कहता है कि हमें हमेशा अपने बिजनेस के प्रति, हमें हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ही अपना फ़ायदा देखना चाहिए कि उनका बेनिफिट कैसे होगा, हमारी कंपनी कैसे फ़ायदे में आएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब कि जो ये प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर सैलरी मिले, उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिले, उनको उतनी सैलरी मिले कम से कम, ताकि एम्प्लॉयज़ भी खुश रहें, हमारी जो संस्था है, जो हमारी बिजनेस है, वो भी खुश रहे। क्योंकि अगर दोनों खुश रहेंगे तो जो अगर एम्प्लॉयज़ है उसको प्रॉपर सैलरी मिलेगी तो वो सेल्फ मोटिवेट रहेगा, अच्छे से काम करेगा और काम में वेस्टेज भी नहीं करेगा, ठीक है। और बिजनेस है, उसने अगर ज़्यादा सैलरी दे दी तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो ऐसी सैलरी हो कि दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और हमारी बिजनेस के लिए भी। तो कम से कम उनको सफिशेंट वेजेस दो जितने उनकी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की, और उनको फेयर वेजेस दो। तो ये रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहता है कि उनको कम से कम भी फेयर वेजेस, कम से कम उनको फेयर सैलरी मिलनी चाहिए, जितना उनका हक है, मतलब जितना उनको लिविंग के लिए भी नेसेसरी है, तो उनको उतनी उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। रेम्यूनरेशन मतलब कि उनको उतना पैसा दो एटलीस्ट जितने में वो अपना काम चला सके, जो जिससे नुकसान बिजनेस का भी ना हो और एम्प्लॉयज़ का भी ना हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। लास्ट इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं हम रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। जैसे कि मान के चलो कि एक जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि हम अपने जो उनकी सैलरी है वो बढ़े, ठीक है, और मैनेजमेंट इस बात को नहीं मान रही कि उनकी सैलरी बढ़ानी है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने क्या कर दी? स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी, वो काम ही नहीं कर रहे। अब वो काम नहीं कर रहे तो हमारा काम रुक गया, दैट मीन कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, सब कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो सारी रुक गई। इससे ओवरऑल नुकसान किसको है? बिजनेस को नुकसान है। तो हमें एक बिजनेस को, जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको ध्यान रखना चाहिए कि नुकसान ऐसा भी ना हो कि एम्प्लॉयज़ नुकसान में रहे, ऐसा भी ना हो कि बिजनेस नुकसान में रहो। क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे, तो नुकसान किसका हुआ? बिजनेस का नुकसान हुआ। तो ऐसा हो कि बिजनेस भी एम्प्लॉयज़ को देखा साथ साथ, और एम्प्लॉयज़ भी बिजनेस को देखे। अगर एम्प्लॉयज़ को सफिशेंट सैलरी मिल रही है तो वो कोई स्ट्राइक ना करे, वो बिजनेस के प्रति अपना काम जो है प्रोडक्शन जारी रखे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन मतलब कि यहाँ पे एक स्केलर चेन दैट मीन कि एक ऐसी लाइन बनी होती है यहाँ पे कि हमें उसी लाइन में काम करना होता है। मतलब कि एक ऐसी लाइन है, अनब्रोकन लाइन चेन है, एक
ऐसी चेन जिसको हम ब्रोक नहीं कर सकते, जो अनब्रोकन लाइन है, जो हमारी हाईएस्ट लेवल से डाउन तक आती है, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब टॉप लेवल डिपार्टमेंट से हमारी जो है ये टॉप लेवल डिपार्टमेंट से लोअर लेवल तक आती है लाइन। जो ये चेन है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आती है। ये एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो हमेशा हाईएस्ट टू लोवेस्ट में रैंक करती है। मतलब पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोई बात पहुंचानी तो वो किसको पहुंचाएगा, पहले वो मिडिल लेवल को पहुंचाएगा, फिर मिडिल लेवल किसको पहुंचाएगा, फिर लोअर लेवल को पहुंचाएगा, और लोअर लेवल से किसके पास जाएगी, वो लास्ट में फिर वर्कर्स के पास जाएगी। तो मतलब वो चेन जो हाईएस्ट टू लोवेस्ट अथॉरिटी में जाती है। और लाइन कभी ब्रोक नहीं होती, कभी भी टॉप लेवल डिपार्टमेंट डायरेक्ट वर्कर को जाके नहीं बोलेगा। कभी भी वर्कर डायरेक्ट वर्कर को कोई डिमांड है तो वो कभी भी टॉप लेवल के पास नहीं जाएगा, वो भी अपनी चेन को ही फॉलो करते हुए टॉप लेवल तक अपनी बात पहुंचाएगा। तो स्केलर चेन जो अनब्रोकन लाइन है जिसको आप ब्रोक नहीं कर सकते। बट अगर मान के चलो कि इमरजेंसी है, जैसे ए है वो टॉप लेवल पे है यहाँ पे, और जो हमारा डी है वो लोअर लेवल पे है, ठीक है। अब डी को कोई बात पहुँचानी है ए तक, तो पहले डी अपनी बात सी तक पहुँचाएगा, फिर बी तक, और फिर वो बात ए तक जाएगी, ठीक है। या और डी को कोई बात जी तक पहुँचानी था, वो पहले ए तक जाएगी, फिर ए से ई तक, ई एफ को बताएगा, और एफ जी को बताएगा, तब वो बात डी की किसके पास जाएगी, जी के पास जाएगी, ठीक है। मतलब ये स्केलर चेन है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, ये हमेशा हाईएस्ट टू लोवेस्ट में रैंक करती है। बट अगर मान के चलो कि इमरजेंसी है और कोई एक ही टाइम पे डिसीजन लेना है तो क्या करें, क्योंकि चेन फॉलो करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट कहते हैं इसको, नया कंसेप्ट हमारा है गैंग प्लैंक। हम इस गैंग प्लैंक को यूज़ करते हैं। गैंग प्लैंक मतलब कि जहाँ पे इमरजेंसी के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये यूज़ सिर्फ इमरजेंसी में ही होगा, जब बिल्कुल अर्जेंट है तब आप इसको यूज़ करोगे, अदरवाइज आपका स्केलर चेन ही फॉलो होता है। तो मान के चलो कुछ अर्जेंट डिसीजन लेना है कि हमें एकदम से डिमांड बढ़ गई, ठीक है, और एकदम से हमें कोई सामान रिक्वायर्ड है, तब वो बात पहले टॉप लेवल तक जाएगी, फिर जी तक जाएगी, तो वो चीज़ें बीच में कंफ्लिक्ट हो जाएंगी। या कोई सिक्रेसी है किसी बात की, तब भी हम नहीं उन चीज़ों को स्केल चेन फॉलो कर सकते। तो इस केस में डी अपनी बात डायरेक्ट जी तक पहुंचा सकता है, सिर्फ इमरजेंसी के केस में, ताकि वो चीज़ें उस टाइम की जो डिमांड है, वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो सके। सिर्फ इमरजेंसी के केस में इसको हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे स्केलर चेन ब्रोक होती है उसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं, वो सिर्फ इमरजेंसी के केस में ही होता है। और सबसे बड़ी बात कि डी और जी हैं वो ऐसा हो कि वो सेम लेवल पर ही काम करते हो। ऐसा ना हो कि डी है वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है और जी है वो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है। स्केलर चेन भी तब ब्रोक होगी, गैंग प्लैंक भी तब यूज़ होगा जब दोनों के दोनों सेम लेवल पे काम करते हो। मतलब कि डी भी यहाँ पे लोअर लेवल का ही है और जे भी यहाँ पे लोअर लेवल का ही है, तब वो दोनों सेम लेवल पे सेम टाइम पे इमरजेंसी के केस में बात कर सकते हैं, ताकि उनकी जो बात हो सीक्रेट रहे, कुछ सिक्रेसी है तो, और कुछ डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन ले पाएँ। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब कि जो आपके मैनेजर हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे इक्विटी फॉलो, इक्वालिटी फॉलो ना हो। इक्विटी फॉलो हो मतलब कि जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके ग्रुप्स हैं, वो ऐसा हो कि उन वर्कर्स को प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिले, उन वर्कर्स को उनके ही अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए, ठीक है। मतलब कि ऐसा ना हो कि किसी ने एक ए वर्कर है, कोई बी वर्कर है और एक मान के चलो सी वर्कर है। मान के चलो कि ए वर्कर ने 10 यूनिट बनाई, बी वर्कर ने भी 10 यूनिट बनाई और सी वर्कर ने 20 यूनिट बनाई। अगर हम ए वर्कर को भी उतने पैसे दे रहे हैं, बी को भी उतने पैसे दे रहे हैं, सी को भी उतने पैसे दे रहे हैं, या हम बात करें कि ए को भी हमने रिवार्ड दिया, बी को भी रिवार्ड दिया और सी को भी रिवार्ड दिया, तो क्या सी मोटिवेट होगा काम करने के लिए? नहीं, क्योंकि सी को एक्स्ट्रा काम करके भी कुछ नहीं मिला। तो ये होता है हमारा इक्विटी। इक्विटी मतलब कि उनको उनके अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना, सभी को ट्रीट करना, इक्वालिटी के साथ नहीं करना है कि सभी को हमें इक्वल ही रखना है, सिचुएशन कुछ भी हो। हमें क्या करना है, सबको इफ़ेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, जैसी भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी सभी वक्त के साथ हमें फेयर ट्रीटमेंट करना है। जिसने जितना काम किया उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। ज़्यादा काम किया उसको रिवॉर्ड देना है, कम काम दिया तो उसको वेजेस कम देना, ताकि वो आगे काम करने के लिए मोटिवेट हो, ठीक है। तो इक्विटी में दैट मीन, इक्वालिटी क्या होता है कि सबको बिल्कुल समान देना, चाहे किसी ने कुछ भी किया है नहीं किया है। इक्विटी मतलब कि जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे उसने काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको रिवार्ड देना, ठीक है।
इक्वालिटी मतलब क्या हुआ कि किसी ने पेपर अच्छा किया तब भी पास, नहीं किया तब भी पास। और इक्विटी मतलब कि किसी ने पेपर अच्छा किया तो उसको अच्छे नंबर देना, और कम पेपर गंदा किया तो उसको कम मार्क्स देना, वो होती है इक्विटी। मतलब कि उनको फेयर ट्रीट करना, जिसने जिसने जैसा काम किया उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना। और इक्वालिटी मतलब कि सभी को सेम रखना। तो हमें यहाँ पे मैनेजर कहता है, यहाँ पे प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपने वर्कर्स के साथ फेयर ट्रीट करना है, जिसने जिसने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सारे अथॉरिटीज़ एक के हाथ में, और जब वो सारे अथॉरिटीज़ फैल जाए तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि जो आपके सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन आपको बताता है कि जो मान के चलो टॉप लेवल है, टॉप लेवल है, उसके साथ में मिडल लेवल है, और यहाँ पे लोअर लेवल भी है, यहाँ पे भी मिडल लेवल है, ठीक है, लोअर लेवल है। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में है, टॉप लेवल के हाथ में है मतलब कि टॉप लेवल के हाथ में है। अगर यहाँ पे मिडिल लेवल को कुछ चाहिए तो वो भी टॉप लेवल से आगे बात करेगा, अगर यहाँ पे लोअर लेवल को कुछ चाहिए तो वो भी किससे आगे बात करेगा, टॉप लेवल से बात करेगा। मतलब कि जो यहाँ पे टॉप लेवल है वो क्या हो, सेंटर में है, वो उसी के पास सारे अथॉरिटीज़ हैं, उसी के पास सारी पावर है, वो हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सारी पावर सेंटर में होना, सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में होना, ठीक है। जैसे कि एक स्कूल में सारी पावर एमडी के हाथ में, प्रिंसिपल के हाथ में, तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन की सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में है। किसी को कुछ भी रिक्वायरमेंट है, चाहे लोअर लेवल को चाहे मिडिल लेवल को, सारे टॉप लेवल से आगे बात करेंगे। और अगर वो सारी अथॉरिटीज़ डिस्पर्स हो जाए, फैल जाएँ अलग अलग लेवल्स में, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि टॉप लेवल ने कुछ ना कुछ पावर दी, किसको दी, मिडिल लेवल को, कि आप अपने अकॉर्डिंग लोअर लेवल से डील कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप मंगवा सकते हो। और मिडिल लेवल ने किसको कुछ पावर दी, लोअर लेवल को, कि अगर आप चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। मतलब अगर लोअर लेवल को एक टाइम पर बिल्कुल अर्जेंट मान के चलो, उनको नट बोल्ट चाहिए, फ़ैन चाहिए, इन्वायरमेंट सही रखने के लिए फ़ैन रिक्वायरमेंट है, नट बोल्ट रिक्वायरमेंट है, कोई रिसोर्स रिक्वायर्ड है, तो लोअर लेवल अपने ही लेवल पे उस सामान को मंगवा सकता है, क्योंकि उसको ऊपर से अथॉरिटीज़ मिली हुई है। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब कि कुछ ही हाथ में पावर होना, पावर इन फ्यू हैंड, मतलब कि सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में, सिर्फ सेंटर के पावर, सेंटर में ही पावर है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर्स डिस्पर्स हो गई, पावर फैल गई, पावर हर लेवल के पास अपनी अपनी पावर है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब कि हमें अपने जो हमारा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग हमें हर चीज़ का ऑर्डर मेंटेन रखना है। हर चीज़ का ऑर्डर मतलब कि हमें अपने मैन का और हमें अपने वर्कफोर्स का, हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स का और मटेरियल का, दोनों का प्लेस फिक्स रखना है। दोनों का प्लेस फिक्स रखने का मतलब जैसे कि अभी सीधी सी बात है कि ए वर्कर है, उसको हमने ये बोला ए वर्कर है, उसको हमने ये कहा कि आपको बॉक्स पैक करने हैं, ठीक है, तो उसका प्लेस फिक्स है कि उसको बॉक्स ही पैक करने हैं। और बी का प्लेस फिक्स है कि उसको जो है कोलगेट ही पैक करनी है, ठीक है, जैसा भी है मतलब कि, तो दोनों का प्लेस फिक्स है। और सेम दोनों का ऑर्डर फिक्स है कि उनको उसी ऑर्डर में काम करना है। ऑर्डर में काम करना, जैसे कि कपड़े की फैक्ट्री है, पहले कैसे काम होगा कि पहले कोई कपड़ा काटा जाएगा, फिर वो सील लेगा, सेकेंड पर्सन ए काटेगा, बी सीलेगा, और सी क्या करेगा, उसको फिर लास्ट में प्रेस करेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, और सभी को उनका ऑर्डर बताना, सबको उनका प्लेस बताना है कि आपको ये काम करना है, ताकि ना तो टाइम वेस्ट और ना एनर्जी वेस्ट, उनको पता है कि हमें ये वाला काम करना है। साथ साथ मटेरियल का भी प्लेस फिक्स हो, जैसे कि मान कर चलो अगर हमें नट बोल्ट रिक्वायर्ड है तो हमें पता हो कि नट बोल्ट है वो रूम नंबर 1 में है। मतलब जो भी जहाँ भी फैक्ट्री की प्लेसेस है, उनको प्लेसेस के हिसाब से उनका मटेरियल भी फिक्स कर देना। ऐसा ना हो कि ए है, उसको रिक्वायरमेंट है एक टाइम पे कपड़े की, ठीक है, अब उसको ये नहीं पता कि वो कपड़ा, वो पर्टिकुलर कॉटन का कपड़ा ए रूम नंबर में है, रूम नंबर 1 में है, रूम नंबर 2 में, रूम नंबर 3 में है, वो अपना टाइम वेस्ट करेगा ढूंढने में और एनर्जी भी वेस्ट करेगा। तो मैन का भी कि उसको ये काम करना है, और मटेरियल का भी क्या हो, प्लेस फिक्स हो, ताकि वेस्टेज ना हो और चीज़ें अच्छे से एक स्मूथ मैनर में चल सके। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल दैट मीन कि स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, मतलब परमानेंसी तो नहीं कह सकते, मतलब स्थिर होनी चाहिए कुछ चीज़ें, बिल्कुल ही ऐसे नहीं हो कि आज हुआ कल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल मतलब कि मैनेजर, यहाँ पे प्रिंसिपल कहता है कि एक मैनेजर को इस प्रकार से वो रिक्रूट करे अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि एम्प्लॉयज़ अपने जॉब में सिक्योर फील करें,
ठीक है, ये ड्यूटी है एक मैनेजमेंट की वो अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब में सिक्योर फील कराए, एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी हो। अगर उनको जॉब सिक्योरिटी होगी तो अपने उनका काम में ध्यान होगा। मान के चलो कि जो हमारे प्राइवेट जॉब्स होते हैं वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती कि आपने आज काम किया शायद कल ही ना आप वहाँ काम कर पाओ, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ना हो। अगर जॉब सिक्योर होगी तो उनका प्रॉपर मन लगेगा और उनको उस चीज़ की टेंशन नहीं लगेगी कि हम आज हैं शायद कल ना हो, ठीक है। तो अब जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने काम में अच्छे से ध्यान लगा पाएँ। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, दैट मीन कि ऐसा ना हो कि आपने उनको बार बार उनको टर्मिनेट कर रहे हो, बार बार उनको ट्रांसफ़र कर रहे हो, ना तो बार बार फ्रिक्वेंसी, ना तो बार बार फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन होना चाहिए, ना ही बार बार ट्रांसफ़र होना चाहिए, ताकि वो अपने जॉब में सिक्योर फील कर सके। जैसे मान के चलो कोई नया एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में आता है और हमने उसको कम से कम अच्छे से 1 साल के लिए पूरा ट्रेंड कर दिया उस काम में और उसको 1 साल के बाद निकाल दिया। अब यहाँ पे दोनों का नुकसान है, ना तो वो एम्प्लॉयज़ को कोई बेनिफिट मिला क्योंकि उसका ध्यान नहीं लगा, जब वो ट्रेंड हुआ, जब उसे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ तो मैनेजमेंट ने उसे निकाल दिया, तो मैनेजमेंट को भी नुकसान हुआ यहाँ पे और उस एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान हुआ। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़ अपनी यहाँ पे जॉब सिक्योर फील करे ताकि वो अपने काम में ध्यान लगा पाए और उसको प्रॉपर बेनिफिट उस चीज़ से मिल सके, मैनेजमेंट को भी और उस एम्प्लॉय को भी। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब जो हमारे मैनेजमेंट है वो उसको हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करे, अपने एम्प्लॉयज़ को वो सपोर्ट करे कि वो अपने जैसे भी वो चाहें अपने नए आइडियाज़, अपने नए एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अगर आप उनके आइडियाज़ को सुनोगे ही नहीं, अगर मैनेजमेंट उनके आइडियाज़ को सुनेगी ही नहीं तो वो मोटिवेट नहीं होगी। उनको मोटिवेट करने के लिए कि हाँ मैनेजमेंट भी आपके साथ है, मैनेजमेंट आपकी सुनती है, मतलब मैनेजमेंट में आपकी एक वैल्यू है, बिजनेस आपको चाहता है। उनको मोटिवेट करने के लिए ये इनिशिएटिव ले कि हर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ को सुने, उनको आइडियाज़, उनके क्रिएटिविटी को सुने, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे कि वो कुछ ना कुछ नया काम बिजनेस के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। उनको सपोर्ट करें ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो इनकरेज हो, वो मोटिवेट हो काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट दे कोप्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि एस्प्रिट दे कोप्स को हम बोलते हैं टीम वर्क, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो टीम में काम करें ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। टीम स्पिरिट उनमें डेवलप होनी चाहिए, मतलब टीम की भावना डेवलप होनी चाहिए। जैसे हमारे आर्मीज़ में होती है, जितने भी हमारे फौजी होते हैं वो सभी के सभी टीम में काम करते हैं। अगर मान के चलो कि अगर सभी के सभी अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो सबकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ताकि वो अचीव हो सके। लाइक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अगर सभी के सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर एक ही टीम में काम करेंगे तो फिर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा। तो हमें ऐसा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैनेजमेंट की, मैनेजर की, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे कि वो सभी के सभी आपस में सपोर्टिव हों, सभी के सभी आपस में उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक अच्छा उनका इन्वायरमेंट ऐसा डेवलप किया जाए कि वो मिलजुल के काम करे। मतलब मैनेजर को ही टीम स्पिरिट डेवलप करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। ये स्पिरिट द कॉप्स का सबसे बड़ा मेन जो है लाइन है कि रिप्लेस आई विद वी, मतलब कि मैं ये काम कर लूँगा वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम ये काम कर लेंगे वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलो एक फैक्ट्री में 1000 वर्कर काम करते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई 2 वर्कर खड़े होकर बोले कि हम ये टारगेट पूरा कर देंगे, वो चीज़ें गलत होगी, वो चीज़ें कंप्लीट भी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ 2 वर्कर उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। अगर 1000 वर्कर या वो 2 वर्कर खड़े होकर बोले कि हम सब मिल के ये टारगेट पूरा कर लेंगे, 1000 वर्कर हम सब मिल के काम कंप्लीट कर लेंगे, तो वो चीज़ें कंप्लीट होगी, क्योंकि वहाँ पे सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और सब के सभी उस गोल की तरफ ध्यान रख के अपना काम कंप्लीट करेंगे। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट डेवलप करे जिससे कि वो हमारी जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव है, वो इन्वायरमेंट ऐसा हो कि सभी के सभी सपोर्टिव हो, सभी के सभी टीम में मिलकर काम करना चाहें। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे। 14 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं हमने। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये सेकंड पार्ट कह सकते हैं उसको, मतलब एक पार्ट हमारा 14 प्रिंसिपल थे,
एक हमारा आता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं, और ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं। थोड़ा सा देखते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे और क्या था उनका, कहाँ से थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर जिनका जन्म 1856 में हुआ था और इनकी डेथ 1915 में हो गई थी। एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। यूएसए के थे ये, और इन्होंने एक एज ए मैकेनिकल इंजीनियर काम किया हुआ है। एफ.डब्ल्यू. टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। इन्होंने 4 प्रिंसिपल और 8 टेक्निक दिए हैं। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल और 14 प्रिंसिपल और 5 फंक्शंस दिए हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 प्रिंसिपल और 8 टेक्निक्स दी हैं। ध्यान रखना इस बात को। अब बात करते हैं कि वो 4 प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से और 8 टेक्निक कौन सी हैं। अब आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहली बात, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है कि मतलब चीज़ें एक्सपेरिमेंट पर बेस हैं, आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस हैं, आपके प्रॉपर प्रैक्टिस पर बेस हैं। अब उसके 4 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब कि ये रूल आपको कहता है, ये प्रिंसिपल आपको कहता है कि हर एक मैनेजर को हमेशा साइंस पर काम करना चाहिए, एक रूल पे काम नहीं करना चाहिए। रूल पे मतलब कि ऐसा ना हो कि हम अपनी कल्पनाओं में ही सोचें कि वो काम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हमें किसी भी चीज़ की अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहिए, कोई अपने इंस्टीट्यूशन और अपना अनुमान नहीं लगाना चाहिए। प्रॉपर उस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए, प्रॉपर उस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए, तब भी वो काम करना चाहिए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब कहता है कि अगर किसी वर्कर को बॉक्स भी पैक करने हैं तो बॉक्स पैक करने के लिए भी वो ऐसा नहीं कि हमें उठाया बॉक्स और उसमें सामान डाला और पैक कर दिया। उस बॉक्स को पैक करने के लिए वो प्रॉपर एनालाइज करे कि कैसे मैं उस चीज़ को बहुत जल्दी कर सकता हूँ और कैसे मैं उस चीज़ को कम से कम टाइम में कर सकता हूँ और बिना वेस्टेज के कर सकता हूँ। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब कि काम को कंप्लीट करना पूरे साइंटिफिक तरीके से, पूरे एनालाइज के साथ कि काम कैसे कंप्लीट हो कम से कम टाइम में और कम से कम वेस्टेज में। सेकंड प्रिंसिपल आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब कि यहाँ पे ये है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हार्मोनी हो, प्रॉपर एक मिलजुल के वो काम करे, एक ऐसी भावना जिसमें मिलजुल के काम करे। ट्रांसफॉर्मेशन हो बोथ पार्टीज की थिंकिंग के बीच में, मतलब कि मैनेजमेंट को पता हो कि वर्कर्स क्या चाहते हैं, वर्कर्स को पता हो कि मैनेजमेंट क्या चाहती है, कि उनमें हार्मोनी हो, उनको प्रॉपर पता हो कि वो उनको कैसे काम करना है। अंडरस्टैंडिंग हो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, तो एक हार्मोनी होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि वर्कर्स अपनी चला रहे हैं, मैनेजमेंट अपनी चला रही है, दोनों के बीच में एक ही प्लान हो, दोनों के बीच में हार्मोनी हो कि उन्हें एक ही टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है ये प्रिंसिपल। इसमें कहते हैं कि जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सजेशंस को वेलकम करें, हमारे एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ को हम सुने, एक अच्छा कम्युनिकेशन बने मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब ये है कि एक अच्छी मिलजुल के काम करने की भावना को डेवलप करना मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। और यहाँ पे कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में यहाँ पे इस प्रिंसिपल के अंदर कंपटीशन को रिप्लेस किया हमने कॉर्पोरेशन के साथ। मतलब हमें जितने भी इंडिविजुअल है, जितने भी वर्कर्स हैं, उन सभी को compete नहीं करना है कि हमें इससे आगे निकलना है, हमें इससे आगे निकलना है, हमें इनको कॉर्पोरेट करके काम करवाना है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। ये तभी पॉसिबल है जब हमारी मैनेजमेंट भी इस चीज़ में हेल्प करेगी, मतलब मैनेजमेंट भी एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ को सुने, मैनेजमेंट भी एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को सुने। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं उनको उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम देना, ठीक है। मान के चलो कि कोई वर्कर है, कोई ए नया एम्प्लॉय है और वो ये चाहता है कि मेरे को सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट में काम मिले, ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट सेल्स डिपार्टमेंट का ही है, ठीक है। और कोई पर्सन है, वो चाहता है कि मेरे को मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम मिले, ये चाहता है कि मुझे सेल का काम मिले और ये चाहता है कि मुझे मार्केटिंग का काम मिले। तो अगर हम ए को सेल्स डिपार्टमेंट का काम ही दे रहे हैं तो वो वहाँ पे अपना बेस्ट देगा, क्योंकि उसका वहाँ इंटरेस्ट भी है, ठीक है, उसको वहाँ नॉलेज भी मिलेगी और वो वहाँ पे अपने इंटरेस्ट से खुद मोटिवेट होकर काम करेगा। और अगर हम बी एम्प्लॉय को पकड़ा रहे हैं हम सेल का काम,
अब ना तो बी को उस चीज़ में इंटरेस्ट, ठीक है, ना ही वो उसमें मोटिवेट होकर काम करेगा और ना ही वो उसमें अपना 100% दे पाएगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपने वर्कर्स को, हमें अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके इंटरेस्ट और उनको उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम देना चाहिए। मतलब अगर बी जो हमारा पर्सन है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कैपेबल भी है, क्वालिफाइड भी है और वो उसमें इंटरेस्ट भी रखता है, तो उसको हमें वही वर्क असाइन करना चाहिए। हर पर्सन को साइंटिफिक तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब कि प्रॉपर एनालाइज करके कि कहाँ उसका इंटरेस्ट है, कहाँ वो कैपेबल है काम करने के लिए। अगर उसको हम एक पर्सन को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम देंगे तो वो उस चीज़ में अपना 100% देगा। इसी से हर जगह अप्लाई है। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, अगर उसको आप मैथमेटिक्स का काम दोगे, मतलब मैथ का ही होमवर्क दोगे, तो वो चीज़ें मैथ का होमवर्क वो बहुत जल्दी कंप्लीट करेगा और हर रोज़ कंप्लीट रखेगा, ठीक है। और अगर उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है और उसको आप काम पकड़ा रहे हो हिंदी का, मतलब राइटिंग का काम पकड़ा रहे हो भी, हिंदी में आपको राइट करना है, ठीक है, तो वो ना तो उसका इंटरेस्ट वहाँ और ना ही वो उस चीज़ में अपना 100% दे पाएगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आप किसी भी एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने से पहले उसको रियलाइज़ करो कि कहाँ उसका इंटरेस्ट, कहाँ वो कैपेबल है। अगर उसको कहीं ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो उसको ट्रेनिंग दे के उसको एफिशिएंट बनाओ, ताकि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। उसके बाद हमारे आते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे टेक्निक्स से पहले प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ये हमारी टोटल 8 टेक्निक है: फंक्शनल फॉर्मेनशिप, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, डिफरेंशियल, पी सेट सिस्टम, फैटिग्यू स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन। तो टेक्निक्स है, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है आपकी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारा यहाँ पे मैनेजर, वो क्या करता है, डिवीज़न ऑफ लेबर और मतलब काम को बांट देता है। यहाँ पे हम कोई भी काम लेकर चलें, कोई टारगेट है, मान के चलो अगर हमें पढ़ाई करनी है तो उस पढ़ाई को करने से पहले भी, स्टडी करने से पहले भी हम पहले प्लान करेंगे कि हमें 2 आवर यहाँ देने हैं, मतलब 2 आवर हमें एक अकाउंट्स को देने हैं, ठीक है, 2 आवर हमें बिजनेस को देने हैं, ठीक है, और 2 आवर हमें इको को देने हैं। तो पहले हमने प्रॉपर प्लान किया। अब प्लान एक तो हो गया प्लानिंग का काम, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना वो अलग बात है कि हम 2 घंटे अकाउंट्स को दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, मतलब 2 घंटे में उसको हमें अकाउंट ही करना है, 2 घंटे में बिजनेस ही करना है, तो फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप, सबसे पहले फॉर्मेनशिप क्या होता है, फॉरमैन मतलब कि इंचार्ज। फंक्शनल फॉर्मेनशिप मतलब कि फंक्शनल इंचार्जशिप। जब आप फंक्शन के अकॉर्डिंग इंचार्ज बनाओ, जब आप फंक्शन के अकॉर्डिंग मतलब कि जब आप काम के अकॉर्डिंग इंचार्जशिप देते हो किसी को, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप। मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको कि जब आप फंक्शन के अकॉर्डिंग, जब आप काम के अकॉर्डिंग इंचार्जशिप दो, जब आप काम के अकॉर्डिंग फॉर्मेनशिप दो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कैसे फंक्शन डिवाइड किए, यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर ने फंक्शंस को या 2 फंक्शंस बनाए हैं। एक फंक्शन बनाया है प्लानिंग डिपार्टमेंट का और एक फंक्शन बनाया है एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट का। मतलब अगर कोई मैनेजर कोई बिजनेस को टारगेट अचीव करना चाहता है, सबसे पहले वो उस टारगेट को अचीव करने से पहले उसको प्लान करेगा कि कैसे कैसे हमें वो काम करना है, फिर उस प्लान को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर ने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा आता है प्लानिंग इंचार्ज, प्लानिंग फॉरमैन, प्लानिंग डिपार्टमेंट। सेकेंड हमारा आता है प्रोडक्शन इंचार्ज, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूशन फॉरमैन, कुछ भी कह सकते हो उसको आप। इसको ध्यान से समझना। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आपके 4 क्लर्क आते हैं। फर्स्ट क्लर्क आता है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये पहले बता दूं मैं आपको, प्लानिंग इंचार्ज का काम सिर्फ प्लान करना है, वो सिर्फ प्लान ही करेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या है कि वो इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे कैसे वर्कर्स को वो टास्क परफॉर्म करने हैं। मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क पहले से ही इंस्ट्रक्शन को प्लान करता है कि कैसे उसको इंस्ट्रक्शन फ्यूचर में देनी है वर्कर्स को काम करवाने के लिए, वर्कर्स से टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। ये हो गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम कि उसने प्लान कर दिया कि कैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। सेकंड हमारा आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या है कि उस रूट को डिटरमाइन करना कि कैसे कैसे रॉ मटेरियल हमारा, किस किस रूट से रॉ मटेरियल हमारा निकलेगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो है रॉ मटेरियल, मान के चलो कपड़ा हमारा तैयार हो गया, ठीक है,
पहले सूत था, सूत से हमने फिर ओवरऑल हमने सूत से कपड़ा बना लिया, धागा बनाया सबसे पहले, सॉरी, हमने धागे से हमारा फाइनली जो है वो कपड़ा तैयार हो गया। कपड़ा हो गया, पूरा थान तैयार हो गया। उसके बाद हमने वो रॉ मटेरियल हो गया हमारा एज ए टाइप। उसके बाद हमने उसको फिर कपड़े को काटा, ताकि फिर उसको हमने सिला, उसको बाद हमने उसकी प्रेस की, फिर उसकी पैक किया। तो रूट कलर का काम ये है कि हमारा रॉ मटेरियल किन किन रूट से होके फिनिश रूट्स बनेगा, किन किन स्टेजेस से होके वो रॉ मटेरियल जाएगा, वो है रूट कलर का काम। जैसे कि रिफाइनिंग प्रोसेस, सबसे पहले रिफाइंड कैसे कैसे बनेगा, तो कैसे कैसे वो रिफाइंड बनेगा, वो रूट कलर का काम है कि उस रूट को डिटरमाइन करना, उस स्टेजेस को डिटरमाइन करना कि जिन स्टेजेस से हमारा रॉ मटेरियल होके गुजरेगा, किन किन स्टेजेस से रॉ मटेरियल हमारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो वो होता है हमारा रूट कलर का काम, कि वो रूट डिसाइड करना। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम एंड कॉस्ट कलर। टाइम कलर का काम क्या है कि टाइम को डिटरमाइन करना कि कितने टाइम में वो काम कंप्लीट होगा, ठीक है। और कॉस्ट कलर का काम क्या है कि कितने कॉस्ट में वो काम कंप्लीट होगा। जैसे कि अगर हम किसी वर्कर को बोले कि आपको 1000 यूनिट बनानी है, तो एक चीज़ें पहले से ही प्लान हो कि वो 1000 यूनिट कम से कम भी 2 आवर में कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो 1000 यूनिट की कॉस्ट अप्रोक्स आपकी 200 रुपीज़ ही आनी चाहिए। तो वो चीज़ें प्रॉपरली पहले प्लान हो, उनका स्टैंडर्ड फिक्स हो कि कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा, कितने कॉस्ट में काम कंप्लीट होगा। उसके बाद आता है डिसिप्लिनरियर। इसका काम ये है कि वो प्रॉपर डिसिप्लिन क्रिएट करता है ताकि वर्कर्स के बीच में कोई कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। हर वर्कर को पता हो कि उसे कौन सा काम करना है, मतलब कि उसको पता हो कि मुझे कपड़ा काटना है, बी को पता हो कि मुझे कपड़ा सिलना है, सी को मुझे पता हो कि उसको कपड़ा प्रेस करना है। वो प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रख लेता है, डिसिप्लिन प्लान करता है कि किस एम्प्लॉय को कौन सा काम दिया जाएगा। तो ये सारा काम हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट का, प्लानिंग इंचार्ज का, प्लानिंग फोरमैनशिप का, जिसके अंदर 4 कलर हैं। कोई इंस्ट्रक्शन प्लान कर रहा है, एक रूट प्लान कर रहा है कि कैसे रूट किस स्टेज से सामान निकलेगा। थर्ड हमारा टाइम और कॉस्ट प्लान कर रहा है कि कितने टाइम पे कंप्लीट होना है वो काम और कितने कॉस्ट में काम कंप्लीट होना है। और फोर्थ डिसिप्लिन मेंटेन को प्लान कर रहा है कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। उसके बाद सेकंड इंचार्जशिप आते हैं हमारी प्रोडक्शन इंचार्ज, जिसको हम एग्जीक्यूशन इंचार्जशिप भी कह सकते हैं, एग्जीक्यूशन फोरमैनशिप भी कह सकते हैं, क्योंकि फोरमैनशिप मतलब इंचार्जशिप। अब एग्जीक्यूशन इंचार्जशिप में भी हमारे 4 बॉस होते हैं। फर्स्ट हमारा स्पीड बॉक्स। अब जैसे कि प्लानिंग में सिर्फ प्लान किया था, अब हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट स्पीड बॉक्स ये चेक करेगा कि काम का एग्जीक्यूट होने के बाद, काम कंप्लीट होने के बाद, कि वो काम टाइमली कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, और वो काम एक्यूरेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। मतलब कि वो काम टाइमली कंप्लीट भी होना चाहिए और काम एक्यूरेट, सही तरीके से वो काम कंप्लीट होना चाहिए। इसको कौन चेक करेगा? स्पीड बॉक्स। स्पीड बॉक्स का काम कब शुरू होगा? जब वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब जब वो काम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब कौन चेक करेगा? स्पीड बॉक्स। तब इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि इनका काम सिर्फ कब था? सिर्फ प्लानिंग के टाइम। अब टाइम कलेक्टर ने जो टाइम डिसाइड किया था, कॉस्ट डिसाइड की थी, उसको अब कौन चेक करेगा? स्पीड बॉक्स। कि वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब वो काम हो जाएगा कंप्लीट, मतलब प्लानिंग से वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसको कौन चेक कर रहा है? स्पीड बॉक्स। कि वो काम टाइमली कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, वो काम एक्यूरेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। सेकंड हमारा गैंग बॉस है। गैंग बॉस मतलब कि उसको चेक करना कि जितनी भी हमारी मशीनरी है, टूल है, वो रेडी रहे। ऐसा ना हो कि वर्कर्स काम करने के लिए रेडी है पर उनके पास मशीन नहीं, उनके पास टूल्स नहीं है। तो गैंग बॉस का काम ये है कि जब प्लानिंग हो जाए तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मशीन्स और टूल्स रेडी रखना, ताकि वर्कर्स अपना प्रॉपरली काम कर सके। तो टूल्स और मशीन्स को रेडी रखना, रिसोर्सेज को रेडी रखना किसका काम है? गैंग बॉस का। थर्ड इज मतलब कि एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सब चीज़ें कौन चेक करेगा? हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज। थर्ड हमारा है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या है कि जितने भी हमारे मशीन टूल्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हैं भी या नहीं। मान के चलो प्लानिंग इंचार्ज ने जो डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हमें, उसके अकॉर्डिंग मशीन्स और टूल्स हमारी फैक्ट्री के अंदर हैं, तो रिपेयर बॉस चेक करेगा कि वो टूल्स, वो मशीन्स हमारी प्रॉपर
काम भी कर रही है नहीं कर रही, जो फैक्ट्री में है वो वर्किंग कंडीशन में है भी या नहीं। अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उनको रिपेयर करा के वर्किंग कंडीशन में लेके आना। अगर वो टूल्स वर्किंग कंडीशन में होंगे तभी उनसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उनको वर्किंग कंडीशन में लेके आना किसका काम है? रिपेयर बॉस का काम है। लास्ट वन इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या है कि जो काम एग्जीक्यूट हो चुका है, जो फिनिश्ड गुड्स बन चुका है, उसकी क्वालिटी को चेक करना। जैसे कि अगर हम ए ग्रेड क्वालिटी का सामान बना रहे हैं तो ये चेक करना कि वो ए ग्रेड क्वालिटी का सामान बना है या नहीं बना। ए ग्रेड क्वालिटी को चेक करना किसका काम है? इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल फैक्ट्री मैनेजर, ओवरऑल फंक्शनल फोरमैनशिप। ये पिक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं पूरी पीडीएफ को, पूरी चैप्टर की पीडीएफ को देख सकते हैं। पर इस पिक से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि स्पीड बॉस कहाँ काम करता है, इंस्पेक्टर कहाँ काम करता है और प्लानिंग इंचार्ज का काम क्या है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड टेक्निक आती है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एंड स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड फिक्स करते हो, लिमिट क्राइटेरिया फिक्स करते हो, किसी भी रॉ मटेरियल का हम बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, टाइम की बात करें, क्वालिटी की भी हो सकती है वो, और मशीनरी की भी हो सकती है। ठीक है, जब मान के चलो कि यहाँ पे हमने, जैसे कोको कोला कंपनी है, कोको कोला कंपनी ने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि उसका जो मतलब बॉटल है, जो बॉटल का जो रैपर है वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा आपको हर एक कंट्री में, सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग है। तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, वो अपने रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड भी उनका मेंटेन है, किन किन स्टेजेस से वो मटेरियल जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस भी क्या है उनका स्टैंडर्ड मेंटेन है। तो अपने प्रोडक्शन की एक लिमिट को मेंटेन करना, अपने प्रोडक्शन की एक क्राइटेरिया को मेंटेन करना क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। जब आप हर चीज़ का स्टैंडर्ड मेंटेन कर, जैसे कि टाइम का स्टैंडर्ड मेंटेन करना कि भाई अगर आपको 1000 यूनिट बनानी है तो वो आपको 2 घंटे में ही बनानी होगी, वो क्या होगा? उसका स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। मतलब वहाँ पे टाइम का क्या होगा? स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि हमने वहाँ पे टाइम का स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया। तो जब आप किसी भी चीज़ का, प्रोडक्शन की किसी भी चीज़ का जब आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, लिमिट मेंटेन करते हो, एक क्राइटेरिया बताते हो कि आपको इसी क्राइटेरिया के अंदर काम कंप्लीट करना है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। उसका बेनिफिट ये है कि वो चीज़ें वेस्टेज नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे एक हमें पता है कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में पता है कि अगर हमें 1000 यूनिट बनाने तो कम से कम हमें मतलब इतना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, इतने रॉ मटेरियल से हम इतने यूनिट्स बना सकते हैं, तभी वो चीज़ें पॉसिबल है। अगर हमें ये तो पता है कि हमें 1000 यूनिट बनानी है, बट रॉ मटेरियल की कोई लिमिट ही फिक्स नहीं है, आप ले जा रहे हो और शायद कितना वेस्ट भी कर रहे होगे आप। तो ये इसका फ़ायदा है कि आप हर चीज़ का स्टैंडर्ड मेंटेन करो ताकि वो चीज़ें वेस्टेज ना हो। सेकंड हमारा था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि आपकी जो प्रोडक्शन है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा वेराइटीज़ हैं, जितने भी एक्स्ट्रा साइज़ हैं, उन सबको रिड्यूस करना, उन सबको रिमूव करना, ताकि आपका टाइम भी बचे, आपका एफर्ट भी बचे और आपकी मनी भी बचे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शूज़ का। जैसे आप शूज़ के साइज़ देखते हो, शूज़ जो बनते हैं, शूज़ के साइज़ होते हैं 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, मतलब कि हमेशा एक नंबर में मिलेंगे आपको। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि वो डेसिमल में कभी भी नहीं होंगे। लाइक 4.5 का आपने कभी शूज़ देखा हो, आपने कभी 5.2 का शूज़ देखा हो, तो ऐसा कभी हुआ है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो शू की फैक्ट्री है, शूज़ की जो फैक्ट्री है, उन्होंने क्या किया हुआ है? अपने एक्स्ट्रा साइज़ को रिमूव किया हुआ है। उन्होंने एक पर्टिकुलर नंबर को ही माना है कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब इन नंबर के, इन साइज़ के ही हम जो है शूज़ बनाएंगे। क्योंकि अगर आप इन डेसिमल के भी अगर आप शूज़ बना रहे हो, मतलब 4.5 का शूज़ बना रहे हो, 5.2 का शूज़ बना रहे हो, तो आप अपने टाइम को भी वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी मनी भी वेस्ट कर रहे हो, आप अपना एफर्ट भी वेस्ट कर रहे हो। तो सिंप्लीफिकेशन मतलब कि सरलीकरण, अपने काम को सरल बनाना, अपने काम को ईजी बनाना, अपने काम को बेस्ट से बेस्ट करना, और जितने एक्स्ट्रा वेराइटीज़ हैं, एक्स्ट्रा साइज़ है, उनको रिमूव करना, ताकि टाइम बचे, मनी बचे और एफर्ट बचे। स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, वेट का रिगार्डिंग हो सकता है, साइज़, टाइप, मेज़र, क्वालिटी हो सकती है कि आपको क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन है कि आप ए का सामान बना रहे हो, बी का सामान बना रहे हो या सी का सामान बना रहे हो। साथ ही सिंप्लीफिकेशन मतलब कि जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है, उसका एलिमिनेट करना, उसको ख़त्म करना। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वर्क स्टडी।
वर्क स्टडी का मतलब ये है कि जितने भी आपके वर्क स्टडी, सीधी सी बात ये है कि वर्क, काम पे ध्यान देना, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना और कम से कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करना, ठीक है। अब ये तो बात आपने कर ली कि आपको 1000 यूनिट बनानी थी और 1000 यूनिट की कॉस्ट आपकी 200 रुपये आनी चाहिए थी, 200 रुपीज़ आनी चाहिए थी, ठीक है। आपने क्या किया, 1000 यूनिट बना दी, उसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 300 रुपये। तो वो वर्क स्टडी नहीं है। वर्क स्टडी क्या कहता है कि हर चीज़ को उस तरीके से करो कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, ताकि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और हमारी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और हमारी कॉस्ट भी क्या हो, कम हो। ये कौन कहता है, वर्क स्टडी। काम ज़्यादा करना और कॉस्ट कम लेके आना। वो कब पॉसिबल है, जब आप इन 4 एलिमेंट्स को अच्छे से यूज़ करोगे, जब आप इन 4 एलिमेंट को फॉलो करोगे, तो वर्क स्टडी मतलब कि जो आपका वर्क स्टडी का जो एम है कि प्रोडक्शन ज़्यादा करना और कॉस्ट कम रखना, वो एम आपका फुलफिल होगा। वो 4 एलिमेंट कौन से हैं, फर्स्ट एलिमेंट आपका मेथड स्टडी है, सेकेंड फैटिग स्टडी है, थर्ड टाइम स्टडी है और फोर्थ मोशन स्टडी है। ये एलिमेंट है और हालांकि इनको हम अलग अलग टेक्निक के रूप में भी जानते हैं, लाइक मेथड स्टडी टेक्निक, टाइम स्टडी टेक्निक, इनको हम अलग अलग टेक्निक के रूप में भी जानते हैं। हालांकि एलिमेंट है वर्क स्टडी के। वर्क स्टडी का मतलब कि काम कैसे ज़्यादा करना है, कम से कम कॉस्ट पे काम करना है, वो उन चारों एलिमेंट की वजह से पॉसिबल हो सकता है। अब फर्स्ट आपकी जो एलिमेंट है मेथड स्टडी, ये मेथड स्टडी टेक्निक, उसका मतलब है कि आपको आपका काम कंप्लीट करना है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। मेथड स्टडी आपको कहता है कि आप किसी भी काम को करने का बेस्ट से बेस्ट मेथड फाइंड आउट करो, ताकि वो काम कम से कम कॉस्ट पे कंप्लीट हो, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि हमें अभी कोई एक यूनिट बनानी है, अगर मैं उस यूनिट को बना रही हूँ लेबर से, मतलब लेबर टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, लेबर से काम करवा रही हूँ, तो वो मेरे को 50 रुपये की पड़ रही है वही यूनिट, ठीक है। और अगर मैं सेम यूनिट को कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनरी से वो यूनिट बना रही हूँ, तो मेरे को वही यूनिट कितने की पड़ रही है, 20 की पड़ रही है, ठीक है। तो मेथड स्टडी कहता है कि आप किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने से पहले उस काम को करने का बेस्ट वे, बेस्ट मेथड फाइंड आउट करो, ताकि वो काम कम से कम कॉस्ट पर कंप्लीट हो, वो चीज़ें, उस काम के बेस्ट क्वालिटी मिले हमें, कस्टमर भी क्या हो, सेटिस्फाइड हो, सॉरी, कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाइड हो। तो मेथड स्टडी मतलब कि काम को ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। मेथड स्टडी मतलब कि बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना, ताकि काम कम से कम कॉस्ट पे हो, बेस्ट क्वालिटी मिले हो, कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाइड हो। मेथड मतलब कि बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मतलब ये है कि फैटिग मतलब थकावट, थकान, जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हो कि जिसमें एक मैनेजर को चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को ऑब्जर्व करे कि एक वर्कर कितने टाइम के बाद वो उसको थकावट होती है, एक वर्कर को कितने टाइम के बाद रेस्ट चाहिए, और रेस्ट कितने टाइम का चाहिए, मतलब कि रेस्ट 15 मिनट्स का चाहिए, रेस्ट 20 मिनट्स का चाहिए, रेस्ट 25 मिनट्स का चाहिए, मतलब वो रेस्ट की ड्यूरेशन भी कितनी हो, और वो वर्किंग आवर्स में कितने रेस्ट इंटरवल उसको चाहिए, ठीक है। तो वो फैटिग्यू स्टडी कि एक वर्कर को उससे वर्कर से को मोटिवेट रखने के लिए, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एक वर्कर को कितने टाइम के रेस्ट दिए जाएं और कितनी बार वर्किंग आवर में उसको रेस्ट दिए जाए, उसको स्टडी करना क्या है, फैटिग्यू स्टडी। क्योंकि अगर वर्कर को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, प्रॉपर उसको आराम मिलेगा, तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो हमें यहाँ पे वही काम करना है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, कम से कम कॉस्ट पे करना है। कॉस्ट कम करने का काम किसका है, मेथड स्टडी का, ताकि बेस्ट मेथड निकले, कम से कम कॉस्ट पे काम कब बनेगा। और फैटिग स्टडी मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, ताकि जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, वर्कर्स खुद से काम करें, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। वो सिर्फ तब पॉसिबल जब उनको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, जब उनको प्रॉपर एक मतलब उनको पता हो कि हाँ मैनेजमेंट भी उनका ध्यान रख रही है, उनको प्रॉपर रेस्ट मिला जाए, उनको प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है। तो कितना रेस्ट मिले, कितने बार रेस्ट मिले वर्किंग आवर्स में, वो फैटिग स्टडी है। थर्ड वन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब ये है कि जब आप ये देखते हो कि जब आप किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करो कि ये आपको 1000 यूनिट बनानी है 2 आवर में बनानी है, तो वो 1000 यूनिट 2 घंटे में बननी चाहिए, वो टाइम स्टडी है। मतलब जब आप वो काम करने से पहले जब आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, जब आप स्टडी करो कि एक वर्कर
एक एवरेज वर्कर एक आवर में कितनी यूनिट्स बना सकता है, ठीक है, तो वो होगा हमारा टाइम स्टडी। मतलब एक आवर में 500 यूनिट बन सकती है, 2 आवर में 1000 यूनिट बन सकती है। तो टाइम स्टडी मतलब किस चीज़ को स्टडी करना कि एक वर्कर ने कितना काम, कितना टाइम में वो काम कंप्लीट किया है, ठीक है, और कितना टाइम हमारा लगना चाहिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए, वो टाइम स्टडी। फोर्थ वन इज मोशन स्टडी, लास्ट एलिमेंट है वर्क स्टडी का। मोशन मतलब कि मूवमेंट, ठीक है। मोशन स्टडी क्या है कि जब आप ये देखते हो कि मैन और मशीन दोनों की मूवमेंट को स्टडी करते हो कि दोनों की मूवमेंट वेस्टेज, मतलब दोनों की मूवमेंट वेस्ट नहीं होनी चाहिए, दोनों की एक्स्ट्रा बेफिजूल की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई वर्कर है, कोई ए वर्कर है और उसको हमारा यहाँ कोई ए वर्कर है और उसको यहाँ पर सामान चाहिए, सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल उसका उसके साथ फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए, बट वो रॉ मटेरियल 2 किलोमीटर दूर है। तो वो वर्कर सिर्फ अपना रॉ मटेरियल लेके आने में भी, वो अपना वर्कर रॉ मटेरियल लेके आने में भी 2 किलोमीटर तक जाएगा, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उस वेस्टफुल मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए कौन काम करता है? मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब कि जब यहाँ पे जब आप देखते हो कि कोई मैन मशीन की मूवमेंट वेस्ट ना हो, को अपने टाइम एफर्ट वेस्ट ना कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से सामान लेके आना, वो टाइम भी वेस्ट है और उसकी एनर्जी भी वेस्ट है। तो उस वेस्टफुल मूवमेंट को एलिमिनेट करना ही किसका काम है? मोशन स्टडी का। आप ये ध्यान रखो कि मैन और मैन की कोई मूवमेंट, उनका कोई जो काम है वो वेस्ट, उनकी जो मूवमेंट है वो वेस्टफुल ना हो, उनको हर चीज़ उस प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर प्लेस पे तैयार मिले, ताकि वो वहाँ से सामान उठाए और यहाँ से प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ताकि वो जॉब, वो उनका अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल लास्ट हमारी स्लाइड रहती है इस चैप्टर की, डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। ये लास्ट टेक्निक है, हमारी साइंटिफिक टेक्निक है, लास्ट है। डिफरेंशियल मतलब कि डिफरेंट पीस वेट सिस्टम, मतलब कि जब हम डिफरेंट वेट सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं तो वो कब अप्लीकेबल होगा? ये टेक्निक आपको कहती है कि जैसे ही आपका वर्कर्स, आप अपने वर्कर्स के अकॉर्डिंग इस टेक्निक, आप अपने वर्कर्स के अकॉर्डिंग वेजेस दो। अगर कोई वर्कर एफिशिएंट है, एफिशिएंट मतलब उसने एक सही टाइम पे, शून्य टाइम पे, और जो आउटपुट आपने फिक्स किया था उस फिक्स टाइम पे फिक्स आउटपुट कंप्लीट किया, अचीव किया है, तो वो एफिशिएंट वर्कर है। अगर कोई वर्कर एफिशिएंट है तो उसको प्रॉपर रिवॉर्ड दो, उसको ज़्यादा वेजेस दो। कोई वर्कर इनएफिशिएंट है तो उसको आप कम वेजेस दो, उसको पेनलाइज करो, उसको दंड दो, ठीक है। मतलब कि अगर कोई एफिशिएंट वर्कर है तो उसको भी आपने सही काम करने के 100 रुपये दिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और कोई इनएफिशिएंट वर्कर है, उसने अच्छे से काम नहीं किया, कोई एफ वर्कर जिसने सही फिक्स टाइम पे वो जो आउटपुट हमारा मेंटेन था वो नहीं अचीव किया, उसको भी आपने 100 रुपये दिए। तो यहाँ पे ये ई वर्कर कैसे मोटिवेट होगा काम करने के लिए? इसको मोटिवेट करने के लिए हमें डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम अप्लाई करना होगा। इसका मतलब ये है कि जिसने ज़्यादा काम किया उसको ज़्यादा मनी देना वाला है कि उसको हमने 200 रुपीज़ दिए, और जिसने कम काम किया उसको कम देना, ताकि जिसने काम किया है, जो इनएफिशिएंट वर्कर है, वो दंड मिले उसको कम वेजेस मिले, ठीक है, और जिसने ज़्यादा काम किया उसको ज़्यादा वेजेस मिले, उसको एक रिवॉर्ड मिले कि उसने एक्स्ट्रा काम किया तो उसको एक्स्ट्रा मनी दी जा रही है, उसको एक्स्ट्रा वेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है डिफरेंशियल, मतलब कि उनको उनके काम के अकॉर्डिंग वेजेस दिए जाने चाहिए। ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा वेजेस, और कम एफिशिएंट या इनएफिशिएंट वर्कर को कम वेजेस, ठीक है, ताकि दोनों के दोनों, मतलब कम एफिशिएंट वर्कर है, इनएफिशिएंट वर्कर है, वो मोटिवेट हो और वेजेस लेने के लिए, और जो हमारा एफिशिएंट वर्कर है वो मोटिवेट हो और काम करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इनएफिशिएंट वर्कर से एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, उसको पता है कि मैंने काम अच्छा किया था, मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला जा रहा है। तो ये हमारा डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई सुजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आप सुजेशन भी हम चाहते हैं, क्योंकि आप सुजेस्ट करो कि कोई दिक्कत है तो हम उस चीज़ को आगे ना करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको फेस कर रहे हो तो आगे है उस चीज़ का हम ध्यान रखें। तो आप सुजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, डाउट है तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, ताकि उसका हम रिप्लाई कर सकें, डाउट आपका क्लियर हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।